एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने PYQ सीरीज स्टार्ट की थी क्लास 12th चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से रिलेटेड। हमने अपने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं। उसमें हमने न्यूमेरिकल्स के ऊपर डिस्कस किया था कि लास्ट कुछ ईयर्स में किस तरह के न्यूमेरिकल्स आए हैं चैप्टर 1 से। आज हम डेरिवेशन पे एक वीडियो बनाएंगे कि कुछ ईयर्स में किस तरह के डेरिवेशन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये CBSE में 2019 में आया हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, डिफाइन डायपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इज इट अ स्केलर क्वांटिटी और ए वेक्टर क्वांटिटी। आपको बताना है डायपोल मूवमेंट क्या होती है इलेक्ट्रिक डायपोल की। देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इट इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इस तरह से होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। ये -Q चार्ज है और यहाँ पे +Q चार्ज होता है। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं ये। क्लियर? इनके बीच की जो लेंथ होती है चार्जेस के बीच में, इसे हम कहते हैं डायपोल लेंथ। ठीक है, इसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं और इस लेंथ को हम कहते हैं डायपोल लेंथ। ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 2L के बराबर, है ना। आप 2A भी राइट डाउन कर सकते हो। अब देखो, डायपोल मूवमेंट क्या होती है। डायपोल मूवमेंट को हम डिनोट करते हैं P से, और जो डायपोल मूवमेंट है वो किसके बराबर होती है, इन दोनों चार्जेस का कोई एक चार्ज आप ले लो जिसका मैग्नीट्यूड आप ले लो, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, डायपोल लेंथ के साथ। डायपोल लेंथ किसके बराबर है, 2L के बराबर, है ना। तो P किसके बराबर आ जाएगा, दोनों चार्जेस का कोई एक चार्ज ले लो जिसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम Q, ठीक है, और जो आपके डायपोल लेंथ है, डायपोल लेंथ कितनी है, 2L, तो P किसके बराबर आ गया, Q इंटू 2L। ये होती है आपके पास डायपोल मूवमेंट। और जो डायपोल मूवमेंट है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, ऑलवेज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। आपको ऑलवेज याद रखना है, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में होती है डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। तो आप किस तरह से राइट डाउन करोगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स ईदर चार्ज। किस किस का प्रोडक्ट होता है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, हमने Q ले लिया, एंड द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, और जो भी आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल की लेंथ है दैट इज 2L। इट इज डिनोटेड बाय P, इसको P से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो P किसके बराबर आ जाएगा, इस तरह से आप ड्रॉ कर लेना। ठीक है, P इक्वल टू Q इंटू 2L, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से आंसर करोगे अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो। क्लियर? ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है आपका ये CBSE में 2023 में आया हुआ। देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना। देखो, फर्स्ट वाले इसमें 3 पार्ट्स पूछे हुए थे इस क्वेश्चन में। ठीक है, जो आपके पास फर्स्ट पार्ट है ये तो देखो डेरिवेशन बेस्ड है बिल्कुल। ठीक है, सिंपल सी डेरिवेशन आपको पूछ ली हुई है। यूज गॉस लॉ टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर विथ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। आपके पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर गिवन है, ठीक है, जिसपे आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू लैम्डा है, उसकी वजह से आपको क्या फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम से है ये वाली डेरिवेशन, है ना। हमने ऑलरेडी इस पे शॉर्ट भी बनाया हुआ है, शॉर्ट वीडियो, और लॉन्ग वीडियो भी ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, चैनल पे आप जो है जब चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा ये वाला पूरी की पूरी डेरिवेशन, है ना। ये अभी तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर? सिंपल है ये वाली चीज़। देखो इस तरह से, ये देखो मैंने शॉर्ट वाला देखा हुआ, शॉर्ट इस तरह से डाला हुआ था, ये पूरी वीडियो, है ना, ऑलरेडी अपलोडेड है ये चैनल पे। क्लियर? क्या करते थे हम, देखो जैसे P पॉइंट पे आपको फाइंड आउट करना है इस वाली वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे, 3 सरफेस बनते थे, 1 2, एंड ये वाला बनता था एक कर्व्ड सरफेस, है ना। फिर यहाँ से जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाती थी कैलकुलेट करके, E इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो देखो आप किस तरह से सर्च करोगे, आप जो अगर YouTube पे सर्च करोगे तो आपको करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर बाय फिजिक्स बाय नीतू। जब आप ऐसे सर्च करोगे तो आपको YouTube पे ये शॉर्ट वीडियो भी मिल जाएगा और लॉन्ग वीडियो भी मिल जाएगा। तो आप इस तरह से कर लेना ये वाला। ठीक है, क्लियर? देखो फर्स्ट पार्ट में तो ये वाली डेरिवेशन इन्होंने पूछी हुई थी स्ट्रेट। सेकंड पार्ट में देखो थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन को ट्विस्ट किया हुआ था। देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन में देखो आप अच्छे से अंडरस्टैंड करना। देखो, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेट वायर हैज ए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। पहले तो उन्होंने वही कहा कि आपके पास जो है एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है इस पर, ठीक है।
देखो ये नेगेटिव लग रहा है बट ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसलिए मैंने राइट डाउन कर लिया यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है ये वाली वायर, ठीक है, जिसपे चार्ज डेंसिटी की वैल्यू आपको लैम्डा गिवन है। क्लियर? ओके, इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कल विद ए कांस्टेंट स्पीड v सच दैट द वायर पासिस थ्रू द सेंटर। देखो क्या कह रहे हैं ये कि एक इलेक्ट्रॉन है अब जो रिवॉल्व कर रहा है ऐसे सर्कुलर पाथ में विद वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी है उसकी, कांस्टेंट स्पीड है उसकी v, कांस्टेंट स्पीड से वो रिवॉल्व कर रहा है v से सर्कुलर पाथ में, सच दैट द वायर पासिस थ्रू द सेंटर, कि जो वायर है इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है कि जो वायर है इसके सेंटर से पास कर रही है, तो इस तरह से करेगा, है ना, इस सर्कुलर पाथ का सेंटर ये वाला हुआ है ना यहाँ पे, तो यहाँ से ये वायर इस तरह से पास कर रही है एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल, और ये सर्कल का जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है ये इस तरह से, मीन्स किस तरह से, देखो ये वाली चीज इस तरह से, अगर ये आपके पास कोई इनफाइनेटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज वायर आपको गिवन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे रिवॉल्व कर रहा है, इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, इस तरह से, है ना, ये पिक्चर हमने ऐसे ड्रॉ की है बट ऐसे होगी 3D में, ठीक है, इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन, जो इसका सर्कुलर पाथ है उसका जो रेडियस है उसमें से ये पास कर रहा है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर है? अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आपको ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड, इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? ओके, तो देखो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ऑन द वायर। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में पहले तो आपको क्या करना है, इस तरह से ड्रॉ कर लेना है ना, ये आपके पास एक वायर होगी जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से। अब हमें पता है, देखो जो भी आपके पास वायर है उसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू, जो इसका फर्स्ट पार्ट था, है ना, वही वाला डेरिवेशन, उसका रिजल्ट क्या आता है, E इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। R क्या है, उस वायर से जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो वाला डिस्टेंस R, इसे हम फर्स्ट का नाम दे देते हैं, ये वाला फॉर्मूला हमें पता है। क्लियर? ओके, अब देखो मैंने यहां भी ड्रॉ कर लिया पिक्चर इस तरह से, है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन की हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर? ओके, अब देखो जो भी इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, है ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² अपॉन r, r इज द रेडियस, ठीक है, mv² अपॉन r। पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं से तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है, तभी ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस किस के बीच में, ये जो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर है उसके बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, F इक्वल टू Q इंटू E, है ना, बिकॉज देखो ये पॉजिटिवली चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, है ना, तो ये क्या करेगी, इसको तो अपनी तरफ अट्रैक्ट, तो इस तरह से वो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस किस के बीच में, ये जो आपके पास वायर है पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, F इक्वल टू QE, है ना, तो यहां पे आ जाएगा F इक्वल ये QE, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके बराबर आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। ये वाली चीज समझ आई, बस यही था इसमें समझने वाला, QE, और आप राइट डाउन कर सकते हो EE। E क्या ले लिया हमने, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, बिकॉज हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो EE भी राइट डाउन कर सकते हैं इसको। अब देखो यहां से इस वाली रिलेशन से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, mv² की वैल्यू, mv² किसके बराबर आ गया, देखो ये r उधर चला जाएगा, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, E इंटू R उधर चला गया, ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं यहां से। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, काइनेटिक एनर्जी इसकी, तो हम राइट डाउन कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², है ना, और देखो यहां से हाफ mv² को क्या राइट डाउन करेंगे हम, E
कैपिटल ई इंटू आर, एम वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे है ना। उसके बाद देखो इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं हाफ ई और आर, इसको ऐसे रहने दो। ई की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से, पॉजिटिवली चार्ज जो आपके पास वायर है उसकी वजह से इस पॉइंट पे जो आर डिस्टेंस दूर है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, ये वाली चीज, ई इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये वाली वैल्यू पुट कर दो बस यहाँ पे। अब क्लियर, तो बस इजीली फिर हो गया ये वाली चीज। यहाँ पे हम राइट डाउन कर सकते हैं अभी लैम्डा अपॉन ई की जगह लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। देखो आर से आर कैंसल आउट हो गया है ना। फिर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लैम्डा, साथ में क्या आपके पास ये ई है ना, लैम्डा इंटू ई डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये निकल गई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। देखो ये ऐसे सेकंड पार्ट आपने ऐसे करना था, काइनेटिक एनर्जी निकल गई इसकी। देखो कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो आपको इन चीज़ों की हैबिट होनी चाहिए कि कैसे, अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आए तो आप किस तरह से उसको सॉल्व करोगे। क्लियर। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट में इन्होंने पूछा हुआ था ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा के बीच में आपको ग्राफ बताना है। देखो डायरेक्टली वेरी कर रहा है तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये थर्ड पार्ट में पूछा हुआ था, बस आपको इस तरह से करना था ये क्वेश्चन। क्लियर, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। देखो ये न्यूमेरिकल ही है, मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी इससे ऐसा ही एक न्यूमेरिकल करवाया था, उसमें सिलेंडर की जगह यहाँ पे क्यूब था। क्लियर, तो देखो ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा, ये काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं। आपने इस तरह के क्वेश्चन जरूर कर लेने हैं, काफ़ी चांसेस हैं इस तरह के क्वेश्चन आने के, न्यूमेरिकल आने के। देखो ये CBSE में 2013 में भी पूछा था, 2018 में भी पूछा हुआ है इसी तरह से। ठीक है, देखो अ हॉलो सिलेंड्रिकल बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर। सिलेंड्रिकल बॉक्स है एक जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज प्लेस्ड इन ए 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एज शोन इन फिगर। इस तरह से आपको एग्जाम में दिया होगा, ठीक है, इस तरह से आपको ये फिगर दी रखी है, इस तरह से ये प्लेस्ड है सिलेंडर जो है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय E इक्वल टू 50x आई कैप। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है मीन्स देखो आई कैप है, वो आई कैप मीन्स वो एक्स एक्सिस के अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यहाँ से पता चल रहा है बिकॉज आई कैप है। आई का किस तरफ है, इसका मतलब एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो डायरेक्शन। वेयर E इज इन न्यूटन पर कूलम एंड x इज इन मीटर, x मीटर में है। क्लियर, ओके। और ये यहाँ से देखो ये सिलेंडर जो है यहाँ से ओरिजिन से कितना दूर है 1 मीटर ये दूर, ये आपको गिवन है सब चीजें। अब ये पूछ रहे हैं फर्स्ट पार्ट में नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। सिलेंडर से आपको नेट फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो बहुत आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको करवा दूं। नेट फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। तो देखो सिलेंडर में आप देखो पहले 3 सरफेस होंगे, कौन कौन से, एक ये वाला, एक ये वाला और ये कर्व्ड सरफेस। हमें करना क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, E डॉट ds की वैल्यू मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में हमें एंगल देखना होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो इस कर्व सरफेस की वजह से जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इस डायरेक्शन में, है ना। तो एंगल बिटवीन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये एरिया वेक्टर इस कर्व सरफेस का इस डायरेक्शन में होगा, तो एंगल बिटवीन E एंड ds क्या हो गया 90 डिग्री। तो इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 आएगी, E ds cos 90 हो जाएगा, cos 90 इज 0, है ना। तो ये वाला सरफेस तो नहीं लेंगे हम। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो है, यहाँ पे इसका जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर क्या लेते हैं हम, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना। तो इसके परपेंडिकुलर मीन्स इस डायरेक्शन में होगा, तो ds भी इस डायरेक्शन में, E भी इस डायरेक्शन में है ना। और इसकी वजह से देखो यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, बट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच में एंगल क्या होगा 180 डिग्री। तो इन दोनों की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू देखनी है और उन्हें ऐड कर देना है, बस ये काम है हमारे पास। ये वाली बात आपको पता है ना। देखो ये वाली इस तरह से है एक सिलेंडर कोई, ठीक है, ये वाला एक इसका जो सरफेस है ना, इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होता है, मतलब इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में होगा जो आपके पास ds होगा, है ना। ds की डायरेक्शन भी देखो इसकी वजह से इसी डायरेक्शन में होगी, तो E और ds के बीच में एंगल क्या बनेगा 0। और यहाँ पे ये वाला जो सरफेस है देखो इसकी वजह से जो आपके पास एरिया वेक्टर है परपेंडिकुलर टू दिस एरिया होता है, तो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में।
तो ई इस तरफ को है, ds इस तरफ को है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री। क्लियर? देखो अभी हम सॉल्व करेंगे, किस तरह से करेंगे देखो। सबसे पहले देखो हमने गिवन लिख दिया, हमने लेफ्ट फेस से भी निकालना है, लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से भी निकालना है फ्लक्स की वैल्यू, और उन्हें ऐड कर देंगे हम। ठीक है, ई की वैल्यू आपको 50x आई कैप गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में हमने राइट डाउन किया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमने किस में चेंज करना है? मीटर में, बिकॉज सब चीज़ें हमें किस में गिवन है? मीटर में। एक्स की वैल्यू भी मीटर में गिवन है। ठीक है, तो 25 डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर को मीटर में किया तो 100 स्क्वायर करना था, तो 100 से द्वारा मल्टीप्लाई किया, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया। कोई प्रॉब्लम? ओके, ये चीज़ें हमने राइट डाउन कर लेनी है पहले। हर क्वेश्चन में देखो, सभी क्वेश्चंस में ई की वैल्यू अलग अलग गिवन होगी। ठीक है, अगर मे भी आपको क्वेश्चन में कुछ और गिवन हो यहाँ पे, तो आप उस तरह से राइट डाउन करना। देखो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, हम द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लेफ्ट साइड, मान लो इस वाले से फाइंड आउट करेंगे पहले हम। ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है यहाँ से पास कर रहा है, तो पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी पड़ेगी, बिकॉज ई की वैल्यू आपको ये गिवन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? लेफ्ट वाली साइड से ई एल से डिनोट किया मैंने उसको। ई एल किसके बराबर होगा? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये वाली है ना, तो 50 मल्टीप्लाई बाय, है ना, इसको ध्यान से देखना है, 50x है। ठीक है, इस वाले फेस की बात कर रहे हैं हम, इस वाले सरफेस की यहाँ पे। ठीक है, ये कितना दूर है? x देखो, x कितना है आपके पास? 1 मीटर गिवन है आपको। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? ये 1 मीटर, है ना। जो हमने लास्ट वाले वीडियो में हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था ना, उसमें क्यूब था, पर क्यूब यहाँ पे प्लेस था ओरिजिन में, इसलिए हमने x की वैल्यू 0 ली थी जब हमने लेफ्ट फेस के लिए निकाला था फ्लक्स की वैल्यू। देखो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया है। इसमें क्या है देखो, अगर हम यहाँ वाले की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? देखो यहाँ पे, यहाँ से कितना दूर है x? 1 मीटर, तो हमने 50 मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ पे किया, आ गया 50, है ना। इसकी बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो ये वाला आ गया। अब हमें फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है लेफ्ट फेस के लिए, उसे हम डिनोट कर रहे हैं किससे? देखो ये ई एल की वैल्यू आ गई आपके पास 50, और फाई एल लेफ्ट फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा? ई एल, साथ में डी एस कॉस ऑफ 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा ना, यहाँ से डी एस इस तरफ को है, ई इस तरफ को है, तो 180 कॉस 180 होता है -1, तो माइनस ई एल इंटू डी एस आएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई? ई एल कितना है आपके पास? ये पहले माइनस साइन, ये आपके पास 50 आ गया, और डी एस की वैल्यू क्या है आपके पास? 25। 25 देखो, 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴, ये वाली गिवन है आपको, एरिया की वैल्यू गिवन है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ओके, ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा -1250 इंटू 10⁻⁻⁴, और इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं, देखो किस तरह से, 0.01250, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आ गया आपके पास फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस से जो फ्लक्स निकल रहा है, उसकी वैल्यू ये वाली आ गई। क्लियर, है ना। इसको इस तरह से राइट डाउन कर लिया हमने, देखो 10⁻⁻⁴ को इस तरह से 0.1250 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये वाली बात क्लियर हुई, लेफ्ट फेस से हमने निकाल दिया। अब हमें निकालना है राइट फेस से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द राइट साइड। तो देखो यहां से हम क्या किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? ई राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड के लिए क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? 50 इंटू एक्स, है ना, इंटू आई कैप। तो देखो यहाँ पे 50 इंटू एक्स की जगह अब यहाँ क्या आएगा? देखो अब हम इस फेस की बात कर रहे हैं, है ना, यहाँ से कितना इलेक्ट्रिक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? अब हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? यहाँ से यहाँ तक 1 है, और उसके आगे द्वारा 1 है ना, तो यहाँ पर तो 1 नहीं आएगी एक्स की वैल्यू, यहाँ कितनी आएगी? 1 + 1 कितना हो गया? 2। बस यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, तो यहाँ पे 2 आएगी वैल्यू, तो ये किसके बराबर आ गया? 100 के बराबर। राइट साइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये वाली आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? राइट साइड के लिए फ्लक्स की वैल्यू, तो हमने फाई आर राइट डाउन कर लिया इसको, और ये किसके बराबर होगा? ई आर डी एस कॉस ऑफ 0। देखो डी एस भी इस डायरेक्शन में, ई भी, दोनों के बीच में एंगल 0, तो कॉस 0, और ये किसके बराबर आ जाएगा? देखो आपके पास, हम यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं ई आर, साथ में सिंपल डी एस, कॉस 0 इज 1, तो फाई आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, सॉरी अगर साउंड में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, फाई आर
फ्लक्स की वैल्यू राइट साइड से देखो कितनी आएगी अब, ई आर की वैल्यू कितनी है 100 और डी एस की वैल्यू 25 इंटू 10⁻⁻⁴ इस तरह से आएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ओके तो यहाँ हम राइट डाउन कर सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² और 10⁻⁻⁴, तो आ जाएगा 10⁻⁻2 है ना। और इसे ही हम राइट डाउन कर सकते हैं किस तरह से, फाई आर इक्वल टू 0.25 आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इस तरह से हमने राइट डाउन कर लिया यहाँ पे। क्लियर? या ये किसकी वजह से आ गई आपके पास, राइट साइड की वजह से फ्लक्स निकल गया। अब हमें नेट फ्लक्स निकालना है, तो नेट फ्लक्स कैसे निकलेगा, देखो नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। नेट फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी फाई इक्वल टू फाई एल प्लस फाई आर, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से जो फ्लक्स है उनको हम ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पे करते हैं फाई एल प्लस फाई आर, तो फाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, लेफ्ट वाले की वजह से था 0.1250 माइनस है साथ में, ठीक है, ये माइनस है, माइनस और ये आपने जरूर लगाना है, ठीक है, माइनस है और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 0.25। माइनस समझ आया ना क्यों, बिकॉज एंगल कितना था ई और डी एस के बीच में 180, cos 180 इज -1 है ना। तो देखो अब यहाँ पे फाई की वैल्यू ये आपके पास कैलकुलेट करके आ जाएगी, यहाँ पे देखो इसमें से ये चीज़ माइनस करेंगे तो आ जाएगी 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखो ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, ये वाला पूछा हुआ था हमसे, है ना। नेट फ्लक्स पूछा हुआ था, नेट फ्लक्स की वैल्यू ये वाली आ गई। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, ये चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर, चार्ज निकालना है आपको। तो सेकंड पार्ट में देखो चार्ज कैसे निकालेंगे, यूजिंग गॉस लॉ। फाई किसके बराबर होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, चार्ज की, तो Q इक्वल टू आ जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू कितनी है, देखो 0.125 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आपको याद रखनी है वाली वैल्यू, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके आएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। ये चार्ज की वैल्यू आ गई आपके पास, सेकंड पार्ट हो गया। इस तरह से सॉल्व करना था ये क्वेश्चन। आप कर लेना इस तरह के क्वेश्चन, दोबारा देख लेना एक बार अगर अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये सीबीएसई में 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, ये वाला दो पार्ट्स थे इसमें। देखो फर्स्ट वाले पार्ट में पूछ रहे हैं, यूजिंग गॉस लॉ शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट इज गिवन बाय ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई एन कैप। देखो सिंपल ये गॉस लॉ की एप्लीकेशन वाला है, सिंपल सी डेरिवेशन है, ठीक है। किसकी वजह से पूछी है इन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग गॉस लॉ। क्लियर है? देखो ये आपको शॉर्ट वीडियो भी मिल जाएगा इसका और लॉन्ग वीडियो भी, ठीक है। चैप्टर 1 में जो है आपके पास प्लेलिस्ट बनी है चैप्टर 1 की इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की, उसमें मिल जाएगा लॉन्ग वीडियो। शॉर्ट में भी आपको देखो यूट्यूब में किस तरह से सर्च करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट बाय फिजिक्स बाय नीतू, तो आपको शॉर्ट वीडियो भी मिल जाएगा और लॉन्ग वीडियो भी। देखो इस तरह से बनाया हुआ था हमने ये, है ना, शॉर्ट वीडियो में इस तरह से प्लेन शीट की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो इसका देखो जो आपके पास फिर सॉल्व करके आता है वो इस तरह से ही आया था रिजल्ट, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है, सिंपल डेरिवेशन पूछी हुई थी, ठीक है। ये वाली देखो इस तरह से करेंगे। देखो सेकेंड पार्ट में इन्होंने फिर न्यूमेरिकल डाला हुआ था। देखो ये वाला कैसा न्यूमेरिकल है जो हमने अभी डिस्कस किया, ये वाला इस तरह से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। यहाँ पे सिलेंडर था और इस वाले क्वेश्चन में क्यूब दिया है इन्होंने, ठीक है। ये कौन सा, ये न्यूमेरिकल मैं करवा चुकी हूँ लास्ट वाले वीडियो में, जो लास्ट न्यूमेरिकल करवाया था मैंने, सेकंड वीडियो जो है PYQ सीरीज का, उसका जो लास्ट न्यूमेरिकल है वो वाला पूछा हुआ था इन्होंने सेकंड पार्ट में। देखो ये वाला
ये मैं करवा चुकी हूँ। ये वाला आया था इसका सेकंड पार्ट। आपको टोटल इस तरह से दे रखा था, एक क्यूब यहाँ पे था ओरिजिन पे, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ थी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको ये गिवन थी, आपको नेट चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, क्यूब से कितना पास कर रहा है। तो ये आपने देख लेना है ना। हमने सिलेंडर वाला हमने अभी कर लिया और ये क्यूब वाला क्वेश्चन था, ये भी आपने सॉल्व कर लेना है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो टॉर्क से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, ठीक है, और अलग अलग तरह से पूछते हैं टॉर्क से रिलेटेड। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा उसका, इलेक्ट्रिक डायपोल का जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है, अनस्टेबल कब होगा, ठीक है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी, है ना। देखो इस तरह से क्वेश्चंस ये सीबीएसई में 2023 में भी आया हुआ है, 2020 में भी आया हुआ है ना। बहुत बार ये क्वेश्चंस रिपीटेड है, बस थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। तो देखो किस तरह के क्वेश्चन है, ऐसे डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इट इज हेल्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो सिंपल है आपके पास, है ना, वो वाली डेरिवेशन। आपको टॉर्क की डेरिवेशन फाइंड आउट करनी है। कौन सी, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली डेरिवेशन आपको, है ना। बस ये वाला आपने टाइटल दे देना है, बाय फिजिक्स बाय नीतू आप राइट डाउन करोगे तो आपकी इसकी डेरिवेशन आप का वीडियो आपके पास आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक तो वही वाली चीज़ है, आपको ये वाली डेरिवेशन करनी है। इसके आगे देखो कई बार अलग अलग तरह से ऐड करके पूछ लेते हैं, ट्विस्ट करके। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, आइडेंटिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ द डायपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच इट अटेन ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है तो बताओ कौन सी कंडीशन होगी, कैसी पोजीशन होगी उसकी इलेक्ट्रिक डायपोल की, जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो उसकी पोजीशन बताओ। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, या फिर कभी पूछ लेते हैं फाइंड द ओरिएंटेशन इन विच टॉर्क, कब उस पर जीरो लगेगा और कब उस पर मैक्सिमम टॉर्क लगता है। तो देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस में पहले तो देखो मैं टॉर्क का फॉर्मूला ये वाली डेरिवेशन तो आपको कर लेनी है, ठीक है। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, तो ये वाली चीज आती है P क्रॉस E, पी ई साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डायपोल मूवमेंट, P क्या है आपके पास, डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल होता है वो होता है थीटा। ओके, अब देखो मान लो इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपके पास, ठीक है। अब देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होता है कोई डायपोल, देखो डायपोल प्लेस करते हैं जब हम इस तरह से, डायपोल क्या है, देखो ये आपके पास क्या है, माइनस क्यू, ठीक है, और ये मान लो आपके पास क्या है, प्लस चार्ज। ये माइनस क्यू है और ये क्या है आपके पास, प्लस क्यू। ये आपके पास डायपोल है, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। तो ये होगी आपके पास डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, पी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक डायपोल इस पोजीशन में प्लेस होता है, जब पी और ई के बीच में एंगल कितना होता है, जीरो, व्हेन थीटा इक्वल टू जीरो। देखो ये P है, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरह से, है ना। इसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है, जीरो, है ना। तो इसे हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस टाइम पे किस में है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पर राइट डाउन करोगे, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। क्लियर, ओके। अब देखो जब डायपोल कैसे प्लेस होता है, देखो इस तरह से, अगर यहाँ पे आ गया आपके पास नेगेटिव चार्ज और यहाँ आ गया आपके पास पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से अगर प्लेस होता है, मींस देखो अब डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये है डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन P की, विजिबल है आपको, P इस डायरेक्शन में है डायपोल मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, E और P के बीच में एंगल 180 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, 180 डिग्री, तो ये इसको हम कहते हैं, ये किस में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्लियर, इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसी पिक्चर ड्रॉ करनी है और इस तरह से बता देना। आप राइट डाउन भी कर सकते हो, एंगल बिटवीन डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, देन इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर 180 डिग्री है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है ये। क्लियर है। वैसे देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पता क्या होता है, जैसे इस तरह से डायपोल होगा ना, अगर आप इसको अपनी नॉर्मल पोजीशन से, जैसे इस पोजीशन में है, ठीक है, अभी इस पोजीशन से अगर आप इसको क्या करोगे, थोड़ा सा भी टिल्ट करोगे ना, अपनी पोजीशन से हिलाओगे इसको, तो ये वापस इसी पोजीशन में आ जाएगा। मतलब थोड़ा सा भी इसको आप फोर्स लगाओगे पर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए, इस वाली में इक्विलिब्रियम में, तब बोलते हैं उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में देखो दोनों में टॉर्क की वैल्यू जीरो है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल पे टॉर्क कब जीरो लगता है,
जब वो जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अलाइन होता है या तो फिर एंटी पैरेलल होता है। यहाँ देखो पैरेलली अलाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड के और यहाँ पे एंटी पैरेलल, तब टॉर्क की वैल्यू 0 होती है। दोनों में टॉर्क की वैल्यू 0 है, ठीक है। बट एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होता है, देखो टॉर्क की वैल्यू यहाँ भी 0 है, बट इस वाली पोजीशन से अगर हम इसको थोड़ा सा भी टिल्ट करेंगे अपनी पोजीशन से तो वो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा, इसी पोजीशन पे नहीं आएगा। वो क्या करेगा, जैसे हम इस पे फोर्स लगाएंगे ये इस तरह से स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, उस तरह से कोशिश करता है अपने आने की, उसे हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल में क्या होता है, जैसे इसको अपनी पोजीशन से हम टिल्ट करते हैं ना, तो ये दोबारा से उसी पोजीशन पे आ जाता है जिस पोजीशन पे है। ऐसे अगर आप इसको ऐसे करोगे ये यहीं पे आ जाएगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अगर आप इसको थोड़ा सा भी टिल्ट करोगे तो ये क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करता है, दोबारा से उस पोजीशन पे नहीं आता, वो होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर हुई बात, सिंपल ये चीज़ आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे। अब बोल रहे हैं कि अगर मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है, देखो मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा उस पर, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी, है ना। तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, तो आप राइट डाउन कर सकते हो इस क्वेश्चन में कि अगर मैक्सिमम टॉर्क लगना चाहिए उस पर इलेक्ट्रिक डायपोल पे, तो डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। और 0 कब लगेगा, जब वो या तो एंगल थीटा की वैल्यू 0 होगी या फिर 180 डिग्री होगी। इस तरह से भी इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। क्लियर, तो देखो आप इस तरह से लिख सकते हो, मैक्सिमम टॉर्क व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो टाउ इक्वल जाएगा पी ई साइन 90, साइन 90 इज 1, तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा उस पर, ठीक है। और देखो ऐसे भी पूछ लेते हैं, देखो कभी कभी क्वेश्चन देखो इस तरह से भी आया हुआ है, 2017 में पूछा था। देखो ये पहले तो टॉर्क की ही डेरिवेशन पूछी हुई थी, सेकंड पार्ट में इस तरह से क्वेश्चन था, व्हाट विल हैपन इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। अभी तो हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो फिर क्या होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो देखो जो भी आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल है वो क्या करेगा, नेट फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा और नेट टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा। देखो when the dipole is placed in a non-uniform electric field it experiences both, नेट फोर्स भी लगेगी उस पर और नेट टॉर्क भी लगेगा अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक है। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है ना तो नेट फोर्स की वैल्यू उस पर 0 होती है, नेट फोर्स की वैल्यू कैसी होती है, 0 होती है इस पर, बिकॉज जो भी आपके पास क्यू ई है, आप नेगेटिव चार्ज पे लग रही है और पॉजिटिव चार्ज पे जो भी फोर्स लगती है वो इक्वल एंड अपोजिट होती हैं जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है, ठीक है। तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रिक डायपोल पे, 0, जब इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है तो तब तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अब यूनिफॉर्म नहीं है ना, तो जो फोर्स लगेंगी दोनों चार्जेस पे वो भी अलग अलग लगेंगी, तो माइनस क्यू ई और प्लस क्यू ई अलग अलग होगा उसका मैग्नीट्यूड, तो उस पर नेट फोर्स भी लगती है और नेट टॉर्क भी लगता है। क्लियर हो रहा है क्या कह रही हूँ मैं, है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस करते हैं तो उस पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है बट टॉर्क उसमें एक्ट करता है। पर अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को हम प्लेस करते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर टॉर्क तो लगेगा ही लगेगा, साथ में उस पर नेट फोर्स भी लगेगी, नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं होगी उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे राइट डाउन कर लिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है यूनिफॉर्म में, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में नेट फोर्स भी लगेगी और नेट टॉर्क भी उस पर एक्ट करेगा। क्लियर, अब देखो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, थोड़ा लॉन्ग बन गया वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर में 2018 और 19 में आया था ये। देखो क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट फर्स्ट टू द लेफ्ट एंड देन टू द राइट ऑफ ए नेगेटिवली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट हैविंग ए यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। इन्होंने क्या कहा कि एक आपके पास इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिसपे नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है इस पर, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है इस पर, मीन्स इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो नेगेटिव है। क्लियर, ओके। अब देखो द एरो P1 एंड P2 एंड इलेक्ट्रिक, अच्छा एक इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस किया हुआ, एक बार यहाँ किया और एक बार यहाँ पर किया, इस प्लेन शीट के लेफ्ट साइड में और एक बार राइट साइड में प्लेस किया, ठीक है। द एरो P1 एंड P2 शो द डायरेक्शन ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इन 2 केसेस। जो P1 और P2 हैं, ये जो एरो शो कर रहे हैं ये क्या शो कर रहे हैं, उस डायपोल की जो है डायपोल मूवमेंट उसकी डायरेक्शन ये शो कर रहे हैं। आइडेंटिफाई फॉर ईच केस वेदर द डायपोल इज इन स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इन्होंने कहा दोनों केसेस में बताओ लेफ्ट और राइट में कि कब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे था
इलेक्ट्रिक डायपोल, और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे था। देखो ये वाला क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है। P1 क्या है, P1 और P2 डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बता रहे हैं ये, क्लियर। तो इट मीन्स देखो P1 इस डायरेक्शन में है, डायपोल मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। इट मीन्स डायपोल कैसे प्लेस है यहाँ पे, यहीं से पता चल रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इट मीन्स यहाँ पे आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या है आपके पास, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे है, तभी हुई ना डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे है। और यहाँ पर भी देखो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन यही है, इसका मतलब यहाँ पर भी ऐसे ही है, नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तभी डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसी है, क्लियर। अब हमें बताना है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट के बीच में एंगल 0 हो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। अब हमें देखना है इस वाली तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। देखो ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, याद रखना है हमेशा। पॉजिटिव चार्ज पे क्या होती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, पर नेगेटिव चार्ज पे टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी, इस डायरेक्शन में, मैंने यहाँ पे कर ली, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इस तरफ नेगेटिव चार्ज है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और यहाँ पर देखनी है अगर, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अब देख लो एंगल, अब इजी है, देखो इस वाले केस में P और E के बीच में एंगल क्या है, सेम डायरेक्शन में है दोनों, तो थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0। थीटा 0 है, इट मीन्स ये क्या है आपके पास, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और यहाँ पे देखो P और E के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री, इट मीन्स ये क्या है आपके पास, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। क्लियर हो गया आंसर, समझ आ रही है। देखो अगर यहाँ पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, तो अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे लगनी थी इससे, है ना। देखो यहाँ नेगेटिवली चार्ज है ये शीट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लगती है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, और इस तरफ को भी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपने डायरेक्शन देख लेनी है, फिर देखना है उनके बीच में एंगल कितना है, बस ईजी, बस ऐसे करना था ये क्वेश्चन। इस तरफ को लेफ्ट साइड में स्टेबल इक्विलिब्रियम है डायपोल का, और इधर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है वो। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो एक चीज और मुझे याद आई, देखो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी कभी कभी राइट डाउन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जितनी कम होती है ना, उतना ही क्या होता है, वो स्टेबल होता है ना। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यू से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने ये डेरिवेशन की हुई है, और इसकी वैल्यू होती है U इक्वल टू P E माइनस लगता है माइनस PE कॉस थीटा, है ना। और यहाँ पर भी U इक्वल टू क्या होगा, माइनस PE कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E। तो देखो P और E के बीच में एंगल कितना है यहाँ पे, 0, तो माइनस PE आ जाएगा। कॉस 0 क्या हो गया, 1, जब ये कॉस 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो माइनस PE आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। ये है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और इस वाले केस में देखो जो U की वैल्यू है वो क्या आएगी, माइनस PE कॉस ऑफ 180 डिग्री, और कॉस 180 किसके बराबर होता है, माइनस PE माइनस 1 के बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस माइनस प्लस, प्लस PE, है ना। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जब कम होती है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मिनिमम है ना। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होती है तो वो स्टेबल में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। देखो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है तो वो स्टेबल पोजीशन में होता है, ठीक है। और अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव आ रही है, देखो मैक्सिमम है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, इट मीन्स ये किस में है, अनस्टेबल है, ये देखो, बिकॉज इसके पास बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जी है तो ये अनस्टेबल है। पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में भी कभी पूछ सकते हैं, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, मतलब उसकी नेगेटिव वैल्यू होगी। और अनस्टेबल में कब होगा, जब उसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी पोटेंशियल एनर्जी की। देखो तो इस केस में ऐसा ही हो रहा है, आप पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में राइट डाउन करना है तो ऐसे करोगे, और सिंपल अगर थीटा की फॉर्म में राइट डाउन करना है P और E की तो इस तरह से करोगे। ये क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन। देखो आज हमने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किए, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।